गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल RW स्टेट एग्जाम पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। और एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है तो मेरे बच्चों फिर क्लास स्टार्ट हम करते हैं। RWA एप्लीकेशन के ऊपर दंगल बैच मेरे बच्चों स्टार्ट हो चुका है और इस दंगल बैच के रजिस्ट्रेशन 25 तारीख से ही चले हुए हैं। और इस दंगल बैच की जो डेमो क्लासेज हैं वो कल से स्टार्ट हुई थी 1 तारीख से। आज डेमो क्लासेज का दूसरा दिन है मेरे बच्चों और कल 3 तारीख तक डेमो क्लासेज इस बैच की चलेंगी और 3 तारीख तक आप लोग डिस्काउंट के साथ दंगल बैच जो हरियाणा CET 2025 में बेहतरीन स्कोर कराने के लिए हरियाणा और हरियाणा के पड़ोसी राज्य जो तैयारी कर रहे होंगे हरियाणा CET की, उन सभी बच्चों के लिए लाया गया है। तो जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और एक बार जय हरियाणा जय हरियाणवी का नारा लगा दीजिएगा। हर हर महादेव, जय हरियाणा जय हरियाणवी। मां सरस्वती के आशीर्वाद से मेरे बच्चों क्लास को करते हैं शुरू। और लगभग पूरे हरियाणा के अंदर मौसम जो है ना औसम हो चुका है, 1 नंबर का मौसम और बड़ा जबरदस्त सुहावना मौसम मेरे बच्चों आप लोगों को सुबह सुबह मिल चुका होगा। तो पढ़ने के दिन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। दंगल बैच के बारे में बता देता हूं। अंकित सर के मार्गदर्शन में आप सभी हरियाणा के बच्चों के लिए जबरदस्त ये दंगल बैच लाया गया है और 3 तारीख तक आप लोग 640 रुपए में HR20 कूपन कोड अप्लाई करके इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। 25 तारीख से रजिस्ट्रेशन चले हुए हैं। क्लास हमारी कल से स्टार्ट हुई थी। हरियाणा जीके की क्लास बड़ी जबरदस्त अपनी हुई और आप लोगों ने खूब मेहनत की और आज भी उम्मीद कर रहा हूं कि इसी तरीके से आप लोग पूरे हरियाणा में क्लास को फैला दोगे। बच्चों, इस बैच के जो फीचर हैं वो लाइव क्लासेस रहेगी। जो बच्चा लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाता है तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देख पाएगा। डाउट ग्रुप आप लोगों को इस बैच में मिलेगा जहां सारे टीचर और जो बैच में एनरोल होंगे वो स्टूडेंट इस ग्रुप के अंदर आपको मिलेंगे। क्लास नोट्स PDF मेरे बच्चों रहेगी, साथ के साथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे और पूरी की पूरी जो टीम है उससे मैं परिचय करवाऊं इससे पहले आपको ये कोर्स कैसे परचेज करना है। RWA एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर से और बच्चों इंस्टॉल करने के बाद आप इस तरीके से अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर फॉर्मेट देखेंगे। यहां ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो ऑल कोर्सेज में जाते ही आपको हरियाणा CET 2025 दंगल बैच का ये पोस्टर दिखाई दे जाएगा। बच्चों, नीचे आपको व्यू डिटेल, व्यू डेमो, बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा और बाय नाउ के ऊपर आप जाएंगे तो बच्चों आपको यहां 799 रुपए लिखे मिलेंगे। 799 रुपए आपको नहीं देने हैं। अप्लाई तो फीस है आपकी ये 640 रुपए हो जाएगी और 640 रुपए आप पे ऑनलाइन करके इस बैच में एनरोल हो जाएंगे। मेरे बच्चों, टीम बड़ी शानदार है, जबरदस्त है। दाकड़ बैच में आप लोगों ने पढ़ाने का अंदाज देख लिया होगा और कंटेंट आपने देख लिया होगा। सुपर डुपर हिट कंटेंट आप लोगों के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच वाला कंटेंट आपको दिया गया है। बच्चों, जो कल से डेमो क्लास स्टार्ट हुई है इस बैच की, उसका टाइम टेबल आपको पता है कि हरियाणा जीके की क्लास 9 बजे स्टार्ट होगी। हरियाणा जीके कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसी दंगल बैच में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कराऊंगा। साइंस में मेरे बच्चों सबसे पहले बायोलॉजी कवर होगा। भावना मैम की क्लास आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से कल अटेंड की होगी। 11 बजे जो है वो शोभित सर आप लोगों को मैथ्स कवर कराएंगे और इंडिया जीके का जो पार्ट है उसमें पॉलिटी सबसे पहले कवर होगा। 12 बजे अजीत सर मेरे बच्चों पॉलिटी की क्लास के साथ हाजिर होंगे। 2 बजे दोपहर को राम सर हिंदी। इसके अलावा हम बात करें तो इंग्लिश मेरे बच्चों विपिन सर। रीजनिंग जो है वो कुलदीप सर रात को 8 बजे इस बैच के अंदर लेके आएंगे। कल हमने स्टार्ट किया था, एक बार सारे के सारे बच्चे जय हरियाणा जय हरियाणवी बोल दीजिएगा। सिलेबस से लेकर मैंने आप लोगों को कल हरियाणा का जो बेसिक परिचय है वो पढ़ाना स्टार्ट किया था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नोनू, SG, मंगत, गोविंद, शीतल, पिंकी, सोनी, रेखा, शालू, विकास, रिजुल, मुक्कू, प्रिंस, विक्रम, भोला, कुलवंत, पूजा, मोनी, दीपक, नोबिता, गुरमीत, विशाल, विक्रम, मनदीप, यार, अमित, हरियाणाड़े। चलेगा भाई, बीच बीच में आपसे मैं बातें करता रहूंगा, ठीक है। कल हम लास्ट में कहां पर थे? कल हम थे कि
हरियाणा का बदलता हुआ स्वरूप हम देख रहे थे कि गठन के समय हमारा हरियाणा कैसा दिखता था और वर्तमान में हमारा हरियाणा कैसा दिखता है। तो गठन के समय जो अपना एरिया था 44,212, उसको हमने 7 जिलों में बांटा था और ये इन 7 के 7 जिले हमने एक ट्रिक से याद किए थे, कागज अमर है, जिसमें सबसे बड़ा जिला बच्चों मैंने हिसार बताया था, दूसरा सबसे बड़ा जो था वो करनाल था, तीसरा सबसे बड़ा गुरुग्राम था, चौथा सबसे बड़ा रोहतक था, पांचवा सबसे बड़ा अंबाला था, सबसे छोटा जींद था और दूसरा सबसे छोटा बच्चों महेंद्रगढ़ था। 6 जिले ऐसे हैं जिनसे जिलों का निर्माण हुआ, लेकिन जींद एक ऐसा जिला है बच्चों जिससे किसी भी जिले का गठन नहीं हुआ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गठन के समय ऐसा कौन सा जिला था जिससे किसी भी जिले का गठन नहीं हुआ, तो आप बोलेंगे वो जींद था। क्या था? जींद था। बच्चों वर्तमान में अपना हरियाणा कैसा दिखता है? वर्तमान में अपना हरियाणा ऐसा दिखता है जो 22 जिलों का हरियाणा है और ये 22 के 22 जिलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। गठन के समय हमारा हरियाणा ऐसा दिखता था जहां पर 7 जिले थे, तो वर्तमान में मेरे बच्चों अपना हरियाणा ऐसा दिखता है। हम बात करें कि हमने पढ़ा था गठन के समय जो सबसे बड़ा जिला था वो कौन सा था? हिसार था। कौन सा था बच्चों? हिसार था। ठीक है। गठन के समय यदि सबसे बड़ा हिसार था तो इस हिसार जिले से मेरे बच्चों 2 जिलों का गठन हुआ। उन 2 जिलों में सबसे पहले सिरसा जिला बना। हिसार से सबसे पहले कौन सा जिला बना? सिरसा। और उसके बाद 1997 के अंदर बच्चों हिसार से कौन सा जिला अलग किया गया? फतेहाबाद अलग किया गया। तो सिरसा और फतेहाबाद किससे अलग हुए हैं? हिसार से अलग हुए हैं। इसके अलावा मैं बात करूं मेरे बच्चे, भिवानी जो जिला है ना, ये भी हिसार से क्या हुआ था? अलग हुआ था। तो सबसे पहले 22 दिसंबर 1972 को हिसार से अलग करके भिवानी ही बना था। भिवानी के बाद सिरसा बना और सिरसा के बाद फतेहाबाद। तो हिसार से कितने जिलों का गठन हुआ है? 3 जिलों का गठन हुआ है। और सबसे ज्यादा जो जिले बनाए गए हैं ना, वो किससे बनाए गए हैं? सबसे ज्यादा जो जिले बनाए गए हैं हरियाणा में, वो हिसार जिले से ही बनाए गए हैं। और हिसार से कितने जिलों का गठन हुआ है? 3 जिलों का गठन हुआ है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो दूसरा सबसे बड़ा है बच्चों वो कौन सा है? वो गुरुजी करनाल है। और करनाल आपको मानचित्र के ऊपर कहां दिखाई देगा? वो यहां दिखाई देगा। ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि करनाल से कौन सा जिला अलग हुआ था, तो करनाल से एक जिला अलग हुआ था, पानीपत। करनाल के ठीक नीचे बैठा है बच्चों कौन है? पानीपत। ठीक है ना। और करनाल से कौन अलग हुआ था? करनाल से अलग हुआ था बच्चों कुरुक्षेत्र। करनाल से कौन अलग हुआ था? कुरुक्षेत्र। तो करनाल से कितने जिलों का गठन हुआ? 2 जिलों का, एक पानीपत और एक कुरुक्षेत्र। इन दोनों में कुरुक्षेत्र पहले बना था, पानीपत मेरे बच्चों 1989 में बाद में बना था। ठीक है। हमने बात की कि तीसरा जो सबसे बड़ा था ना वो कौन था? वो था गुरुजी गुरुग्राम। तो ये आपका गुरुग्राम है। और गुरुग्राम से हम बात करें तो सबसे पहले कौन से जिले का गठन हुआ बच्चे? फरीदाबाद, जो हरियाणा का सबसे छोटा जिला है अकॉर्डिंग टू एरिया। 15 अगस्त 1979 को 12वां जिला ये बनाया गया था। ठीक है। तो गुरुग्राम से फरीदाबाद, साथ के साथ गुरुग्राम से बच्चे कौन अलग हुआ? गुरुजी नू। नू, या हम इसे क्या बोल सकते हैं? मेवात बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे? मेवात बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करें गुरुग्राम के बाद, तो आपको ध्यान रखना है रोहतक। तो रोहतक कौन सा जिला है? ये आपका जो जिला है ये आपका रोहतक जिला है। तो रोहतक से कौन कौन अलग हुए? रोहतक से अलग हुए हैं सर, एक तो सोनीपत। रोहतक से कौन अलग हुआ है? रोहतक से अलग हुआ है सोनीपत। और साथ के साथ रोहतक से अलग हुआ है बच्चों झज्जर। भिवानी का कुछ हिस्सा भी रोहतक से ही अलग हुआ, लेकिन ज्यादातर जो जमीन है ना भिवानी की वो किससे अलग हुई है? वो हिसार से अलग हुई है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अंबाला की। तो ये आपका जो जिला है ना ये अंबाला जिला है। और अंबाला जिला से अलग होने वाले जो जिले होंगे उनमें अंबाला से सबसे पहले अलग हुआ बच्चों यमुनानगर। मानचित्र के ऊपर काम करना है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आंखों के अंदर कोई चीज आएगी तो लंबे समय तक टिकेगी। तो अंबाला से कौन अलग हुआ है? यमुनानगर। और अंबाला से बच्चों कौन अलग हुआ है? पंचकुला।
तो पंचकुला और यमुनानगर किससे अलग हुए हैं गुरुजी? अंबाला से अलग हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो कुरुक्षेत्र से कौन अलग हुआ? कुरुक्षेत्र से जो अलग हुआ है बच्चों, वो अलग हुआ है कैथल। तो कैथल जो है ना, ये करनाल से अलग नहीं हुआ, याद रखेंगे, किताबों के अंदर करनाल से अलग बताया गया है। कैथल जो है बच्चों, वो कुरुक्षेत्र से अलग हुआ है, ना कि करनाल से अलग हुआ है। याद रखेंगे, किताबों के अंदर करनाल दिया गया है, लेकिन ध्यान रखेंगे कैथल जो है ना, वो कुरुक्षेत्र से अलग हुआ है। ठीक है, जींद के बारे में हम चर्चा कर ही चुके थे कि जींद से कोई भी जिला अलग नहीं हुआ है। यह गठन के समय सबसे छोटा जिला हुआ करता था। 2712 वर्ग किलोमीटर में जींद फैला हुआ था। ठीक है बच्चों, गठन के समय जो जिला रहा है वो महेंद्रगढ़ रहा है, जो दूसरा सबसे छोटा जिला था। और महेंद्रगढ़ से एक जिले का गठन हुआ 1 नवंबर 1989 को, जब देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने 4 जिले बनाए थे। महेंद्रगढ़ से जो अलग होने वाला जिला था ना, वो कौन सा था? वो रेवाड़ी था। महेंद्रगढ़ से कौन अलग हुआ था? रेवाड़ी अलग हुआ था। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ से कौन अलग हुआ था? रेवाड़ी अलग हुआ था। बच्चों, भिवानी से अभी अलग हुआ है कौन? सबसे बाद में जो जिला बना है वो बना है चरखी दादरी। चरखी दादरी, ठीक है ना, चरखी दादरी। हम बात करें तो बच्चों फरीदाबाद से अलग हुआ है कौन? पलवल। तो इस तरीके से आज हम अपने हरियाणा के अंदर कितने जिले पढ़ते हैं? 22 जिले पढ़ते हैं। ठीक है, और इन 22 जिलों का गठन हुआ है 6 जिलों से। कितने जिलों से? 6 जिलों से। तो आपसे कोई पूछ ले कि सबसे ज्यादा जिलों का जो गठन हुआ है ना, वो कौन से जिले से हुआ है? तो सबसे ज्यादा जो जिलों का गठन हुआ बच्चों, वो हुआ है हिसार से। किससे हुआ है सबसे ज्यादा जिलों का गठन? हिसार जिले से सबसे ज्यादा जिले बनाए गए हैं। और हिसार से बच्चों कितने जिले बने हैं गुरुजी? हिसार से 3 जिलों का गठन हुआ है। ठीक है, और तीनों के तीनों जिले आपको पता ही होंगे। तो वो 3 जिले कौन से हैं? वो 3 जिले हैं, सबसे पहले हिसार से अलग हुआ भिवानी 22 दिसंबर 1972 को। ठीक है, उसके बाद मेरे बच्चों याद रखेंगे सिरसा 1975 के अंदर सिरसा जिला बना। और 15 जुलाई 1997 को हिसार से अलग करके मेरे बच्चों फतेहाबाद भी क्या बना दिया गया था? जिला बना दिया गया था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जिलों का गठन हुआ है, याद रखेंगे, हिसार से। वर्तमान में यदि हम बात करें कि सबसे बड़ा जिला जो है ना, वो कौन सा है? गठन के समय तो हमने पढ़ ही लिया था, बिल्कुल पढ़ लिया था। वर्तमान में जो सबसे बड़ा जिला होगा वो कौन सा होगा? तो वर्तमान में सबसे बड़ा जिला आप सभी को पता है हिसार है। वर्तमान में सबसे बड़ा जो जिला होगा बच्चों, वो कौन सा होगा? हिसार होगा। हिसार होगा? नहीं गुरुजी, सिरसा होगा। हाँ, तो मेरे साथ ही कईयों ने तो हिसार बोल दिया है। तो वर्तमान में सबसे बड़ा जो जिला होगा ना भाई, वो सिरसा होगा। हिसार तो गठन के समय सबसे बड़ा था। ठीक है, और सिरसा का जो एरिया है ना, वो कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर। तो जैसे हमने गठन के समय पढ़ा सबसे बड़ा जिला हिसार 13,891 वर्ग किलोमीटर में, ऐसे ही वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा भाई? सिरसा होगा। क्या होगा? सिरसा होगा। ठीक है, हम बात करें यहां पर सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला बच्चों कौन सा होगा? सबसे छोटा होगा फरीदाबाद। बच्चे कंफ्यूज हैं कि पंचकूला छोटा है या फरीदाबाद। और एचएसएससी में जब क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, वहां पंचकुला उत्तर माना गया। बच्चों, पंचकुला उत्तर इसलिए माना गया क्योंकि वहां ऑप्शन में फरीदाबाद नहीं दिया था, और कोई भी क्वेश्चन उसका आंसर उसके ऑप्शन के ऊपर टिका होता है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे जो छोटा है ना, वो आपका पंचकुला नहीं होगा बल्कि फरीदाबाद होगा। और फरीदाबाद का एरिया है 741.9
स्क्वायर किलोमीटर, या लगभग 742 वर्ग किलोमीटर हम बोल सकते हैं। तो सबसे जो छोटा जिला होगा वो आपका फरीदाबाद होगा, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? हिसार होगा। और दूसरा जो सबसे छोटा होगा बच्चों वो कौन सा होगा? आपका पंचकुला होगा, ठीक है, पंचकुला होगा। तो यहां पर ध्यान रखना है कि हिसार जो है ना वो वर्तमान में दूसरा सबसे बड़ा है। और हिसार का एरिया आपसे कोई पूछ ले तो बता देंगे गुरुजी 3983 वर्ग किलोमीटर है। 3983 वर्ग किलोमीटर है। और दूसरा जो सबसे छोटा होगा बच्चों वो कौन सा हो जाएगा गुरुजी? वो हो जाएगा पंचकुला, 898 वर्ग किलोमीटर के साथ। तो फरीदाबाद के बाद दूसरा छोटा जो जिला होगा हरियाणा में वो कौन सा हो जाएगा? 898 वर्ग किलोमीटर के साथ पंचकुला हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अपने हरियाणा का बदलता हुआ स्वरूप देखना है कि गठन के समय हमारा हरियाणा 7 जिलों वाला हरियाणा था, वर्तमान में हरियाणा 22 जिलों वाला हरियाणा है, जिसमें सबसे बड़ा है सिरसा, दूसरा सबसे बड़ा है बच्चे हिसार, दूसरा सबसे छोटा है पंचकुला और सबसे छोटा है फरीदाबाद 742 वर्ग किलोमीटर के साथ, ठीक है। बिल्कुल, पंचकुला की स्थापना 15 अगस्त 1995 को हुई थी और पंचकुला हरियाणा के अंदर 17वां जिला बना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। बदलते हुए स्वरूप में कुछ और बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं। बदलते स्वरूप में आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा गठन के समय अपने हरियाणा की स्थिति क्या रही है और वर्तमान में अपने हरियाणा की स्थिति क्या है। आप लोगों से मैं पूछूं कि हरियाणा के अंदर जो जिले रहे हैं वो कितने रहे हैं, तो आप लोग आसानी से बता दोगे कि जो कुल जिले रहे थे वो गठन के समय तो थे 7 और वर्तमान में इनकी संख्या हो चुकी है बच्चों 22, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि जिले इतने हैं तो कुल तहसीलों की जो संख्या रही है ना वो गठन के समय कितनी रही है? कौन बच्चा है जो मेरे को बता देगा कि जब अपना हरियाणा बना था उस समय हरियाणा के अंदर तहसीलों की संख्या इतनी हुआ करती थी? बहुत बढ़िया, मीटर खींच के चलते रहिएगा भाई, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं ना मीटर आप लोग खींच के चलते रहिएगा, मीटर आप लोग खींच के चलते रहिएगा। फटाफट मेरे को बताओ कि कुल तहसीलों की जो संख्या है वो गठन के समय हमारे हरियाणा में कितनी थी? तो बच्चों ने आंसर दे दिया है कि गुरुजी तहसील उस समय हुआ करती थी 27 और वर्तमान में मेरे बच्चों तहसीलों की जो संख्या है ना वो कितनी हो चुकी है? 94 हो चुकी है, 94 हो चुकी है, ठीक है ना मेरे बच्चों। तहसीलों के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में जो कुल गांव हैं वो कितने हुआ करते थे। बेसिक बातें बता रहा हूं कि गठन के समय 1 नवंबर 1966 के समय अपने हरियाणा के अंदर कुल गांवों की जो संख्या हुआ करती थी वो 2525 हुआ करती थी। 2011 की जनगणना के आधार पे हम बात करें तो 2011 की जनगणना के आधार पर मेरे बच्चे अपने हरियाणा के अंदर गांवों की जो संख्या है वो 6841 है, या हम बोल सकते हैं 7287 है, ठीक है। कितने बोलेंगे? 6841 या हम बोलेंगे 7287। 6841 जो होगा ये 2011 की जनगणना के आधार पर होगा, ठीक है ना। तो 2011 जनगणना के आधार पे 6841 ध्यान रखेंगे। वर्तमान में आपको ध्यान रखना है 7287 अपने हरियाणा में क्या है? गांव है। बच्चों मैं बात करूं तो कुल विधानसभा क्षेत्र जो हुआ करते थे वो कितने हुआ करते थे? कुल विधानसभा जो क्षेत्र थे गठन के समय वो आप सभी जानते हैं 54 हुआ करते थे, क्योंकि पहली विधानसभा के अंदर सदस्य संख्या कितनी थी? 54 थी। 54 विधायकों से ही पहली विधानसभा का गठन हुआ था और वर्तमान में मेरे बच्चों इनकी संख्या कितनी है गुरुजी? 90 है। हम बात करें तो इसी के अंदर आरक्षित जो विधानसभा क्षेत्र थे वो कितने थे?
आरक्षित जो विधानसभा क्षेत्र थे वो 54 में से 10 थे बच्चों, और वर्तमान में कितने हैं, ध्यान रखेंगे 17 हैं। यदि मैं बात करूं लोकसभा क्षेत्र की, जहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा चुना जाता है, तो लोकसभा जो क्षेत्र है ना वो हुआ करते थे 9। कितने हुआ करते थे, 9 हुआ करते थे। करनाल जो है वो डबल सीट हुआ करती थी, और लोकसभा क्षेत्र वर्तमान में कितने हैं, 10 हैं बच्चों। कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। यदि आपसे कोई पूछ ले कि गठन के समय जो मुख्यमंत्री था, गठन के समय, और ध्यान रखेंगे वर्तमान समय, तो भाई गठन के समय हरियाणा का जो मुख्यमंत्री था वो कौन था, वो आप सभी जानते हैं, पंडित भगवत दयाल शर्मा था। तो वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जो है वो गठन के समय कौन थे, यानी कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, तो आप बोलेंगे पंडित भगवत दयाल थे। पंडित भगवत दयाल थे। वर्तमान में आप सभी जानते हैं श्री नायब सिंह सैनी, श्री नायाब सिंह सैनी बोल देते हैं, वैसे है तो नायब सिंह सैनी लेकिन नायाब बोल देते हैं ना, नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री के बाद आपको पता होना चाहिए गवर्नर जो राज्य का पहला नागरिक होता है, कि पहले राज्यपाल कौन थे, तो पहले राज्यपाल थे धर्मवीर सिंह। बेसिक बेसिक बातें हैं, जो नए नए बच्चे हरियाणा जीके की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये बेसिक बेसिक बातें उनको पता होनी चाहिए ताकि डे बाय डे उनका इंटरेस्ट बढ़ता जाए। तो राज्यपाल धर्मवीर सिंह थे, और वर्तमान में मेरे बच्चे कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। राज्यपाल के बाद आपको पता होना चाहिए स्पीकर का, जो विधानसभा की कार्यवाही को अनुशासन के तरीके से आगे बढ़ाएगा उसी को हम विधानसभा अध्यक्ष बोलते हैं, या मेरे भाई उसे हम स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि स्पीकर किसे बनाया गया था, तो आप सभी जानते हैं सन्नो देवी को स्पीकर बनाया गया था बच्चों। किसको स्पीकर बनाया गया था, सन्नो देवी को। और वर्तमान में स्पीकर कौन है, वर्तमान में स्पीकर हैं गरोंडा से जो विधायक हैं हरविंदर सिंह कल्याण। हरविंदर सिंह कल्याण जो गरोंडा से विधायक हैं वो वर्तमान में स्पीकर हैं। भाई आपसे डिप्टी स्पीकर कोई पूछ ले, कि डिप्टी स्पीकर कौन, तो डिप्टी स्पीकर भी सन्नो देवी थी। तो स्पीकर बनने से पहले इनको 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के तौर पे नियुक्त किया गया था। तो हरियाणा की पहली डिप्टी स्पीकर और हरियाणा की पहली स्पीकर। ठीक है, तो बच्चे 1 नवंबर 1966 से लेके 5 दिसंबर 1966 तक सन्नो देवी रही है डिप्टी स्पीकर, और 6 दिसंबर 1966 को सन्नो देवी को बना दिया गया स्पीकर। क्या बना दिया गया, स्पीकर। तो डिप्टी स्पीकर भी सबसे पहले सन्नो देवी रही है। और वर्तमान में जो डिप्टी स्पीकर हैं वो जींद से विधायक हैं कृष्ण चंद मिड्डा। कृष्ण चंद मिड्डा। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ करते थे गठन के समय, तो ये बड़े बड़े जो पद हैं बच्चों वो जरूर याद रखें। तो मुख्य न्यायाधीश जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे जस्टिस मेहर सिंह। गठन के समय मेरे भाई हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस मेहर सिंह। और वर्तमान में मैं जिक्र करूं कि कौन है हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो उनका नाम है जस्टिस सील नागू। तो ध्यान रखेंगे, उनका नाम है जस्टिस सील नागू, जस्टिस सील नागू। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक बातें एक बार आपको पता होनी चाहिए अपने हरियाणा के बारे में। चलेगा, अब हम बात करते हैं
कि अपना जो हरियाणा 1 नवंबर 1966 को भारत के अंदर 17वां राज्य बना था, तो अपने हरियाणा की जो स्थिति है वो भारत के अंदर क्या रही थी? तो हम बात करेंगे स्थिति की। स्थिति का मतलब है लोकेशन। और आप सभी को पता होना चाहिए कि कोई भी जमीन है उसकी स्थिति हम दो तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक स्थिति तो बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा भारत के अंदर इसकी स्थिति क्या है। भारत में स्थिति, तो आप सभी को पता है कि भारत के अंदर अपना हरियाणा जो है वो कौन सी दिशा में है? सिर वाली दिशा उत्तर होती है और लेफ्ट हैंड साइड आपकी पश्चिम होती है। तो सिर और उल्टे हाथ वाली दिशा के बीच में अपना हरियाणा है, तो इस बीच वाले भाग को हम कौन सी दिशा बोलेंगे? उत्तर पश्चिम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। तो अपना हरियाणा जो है ना वो भारत के अंदर कौन सी दिशा में होगा? उत्तर पश्चिम में होगा। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या होगी? पूर्व होगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? पश्चिम होगा। जिस साइड हमारी मुंडी है उसे उत्तर बोलेंगे, जिस साइड हमारे पैर है उसे दक्षिण बोलेंगे। तो सिर और उल्टे हाथ वाली दिशा का बीच वाला भाग आपका क्या कहलाएगा? उत्तर पश्चिम कहलाएगा। ठीक है सर, बैच का प्राइस क्या रहेगा? 640 रुपये है भाई 3 तारीख तक। ठीक है, हाँ, हरियाणा करंट अफेयर भी इसमें होगी। हरियाणा करंट अफेयर भी इसमें होगी। सर बैच में थ्योरी भी होगी। तुम दिमाग के मालिश करवानी शुरू कर दो, ये थ्योरी ही तो है। ये कौन से क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूं तुम्हें? ये थ्योरी ही तो है। थ्योरी का मतलब क्या होता है बच्चों? रात वाली उतरी नहीं है क्या अभी तक? शादियों का सीजन भी नहीं चल रहा कि मैं मान लूं कि तुम रात तक शादी में बिजी थे, सुबह यही हाल होना है। तो ये थ्योरी ही तो चल रही है भाई, क्वेश्चन थोड़ी चल रहे हैं। तो भारत में स्थिति याद रखेंगे उत्तर पश्चिम। उसके बाद मेरे भाई आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी के ऊपर हरियाणा की स्थिति क्या है। अब अपना हरियाणा भारत के अंदर है तो अपना हरियाणा पृथ्वी के ऊपर भी तो होगा बच्चों। तो पृथ्वी के ऊपर हमारी जो स्थिति है वो क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो स्थिति किसी जमीन की निकलती है वो दो तरीके से निकलती है। ठीक है, दो तरीके से निकलती है। वो दो तरीके क्या होंगे? तो किसी भी जमीन की जो हम पृथ्वी के ऊपर स्थिति निकालेंगे, एक तो निकालेंगे अक्षांशों में, उसे बोलेंगे अक्षांशीय स्थिति। और एक मेरे भाई निकालेंगे देशांतरों में, उसे बोलेंगे देशांतरीय स्थिति। ज्योग्राफी में भी हम पढ़ते हैं इन चीजों को। तो एक होगी अक्षांशीय स्थिति और एक होगी आपकी देशांतरीय स्थिति। ठीक है, ये अक्षांश देशांतर क्या होते हैं ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि यदि ये हमारी अर्थ है तो किसी भी ग्लोब और मानचित्र को आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई, तो ग्लोब और मानचित्र के ऊपर जितनी भी रेखाएं पश्चिम से पूर्व, उल्टे हाथ से सुल्टे हाथ की तरफ आपको खिंची हुई नजर आएंगी, इन पैरेलल लाइनों को जो उल्टे हाथ से सुल्टे हाथ की तरफ ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट खींची गई है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। लैटिट्यूड बोलते हैं बच्चों इनको। ठीक है, और बहुत सारी रेखाएं जो आप ग्लोब और मानचित्र के ऊपर देखोगे जो सिर से लेके पैरों की तरफ आएंगी, जो सिर से लेके पैरों की तरफ आएंगी, तो सिर से लेके पैरों की तरफ आने वाली इन रेखाओं को हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं बच्चों। इनको हम देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनको हम देशांतर बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो कोई भी गोलाकार चीज बच्चों, उसको मैं बोलूं कि आपको दो बराबर भागों में बांटना है, तो आप क्या करोगे? बीचों बीच चाकू चलाओगे और किसी भी चीज को हॉरिजॉन्टल तरीके से बीचों बीच जब काटोगे तो मेरे भाई उस गोलाकार चीज के दो भाग बनेंगे। एक सिर की दिशा में होगा, एक पैरों की दिशा में। और सिर की दिशा में गोले का आधा भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और पैरों वाली दिशा में जो गोले का आधा भाग बचा उसे बोले हैं दक्षिणी गोलार्ध। और हमारा जो भारत है ना, हमारा जो भारत है वो आपको कहाँ नजर आएगा? वो आपको यहां नजर आएगा, यहां नजर आएगा। ठीक है ना, अपना जो भारत है या अपना जो हरियाणा है वो धरती के ऊपर आपको यहां नजर आएगा। जब यहां नजर आएगा तो पृथ्वी को जब हम बीचों बीच
काटते हैं तो बीचों बीच काटने से बच्चों एक रेखा बनती है, उसको बोलते हैं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के ऊपर है अपना हरियाणा, तो भूमध्य रेखा से ऊपर वाला पृथ्वी का आधा भाग क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध। और जब हमने उसको ऐसे काटा है, हॉरिजॉन्टल तरीके से काटा है, तो ऊपर वाला गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। और ऐसे चीजों को काटना हम बोलते हैं, उसे हम अक्षांशों में काट रहे हैं। तो अक्षांशीय जो स्थिति हो जाएगी मेरे भाई, वो कौन सा गोलार्ध हो जाएगी, उत्तरी गोलार्ध। तो आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा पृथ्वी के ऊपर अपने हरियाणा की अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए कि हमारा जो हरियाणा है ना, वो पृथ्वी के ऊपर अक्षांशों में कौन से गोलार्ध के ऊपर स्थित है, गुरुजी उत्तरी गोलार्ध पे स्थित है। यदि हम बात करें कि पृथ्वी को हमने वर्टिकल काटना है, सिर से लेके पैरों की तरफ जाके काटना है, तो जब हम काटेंगे तो यहां पर भी गोले के दो आधे भाग बनेंगे, एक राइट हैंड साइड में आएगा, एक लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो राइट हैंड साइड में आया हुआ गोले का आधा भाग कहलाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध, और लेफ्ट हैंड साइड में आया उसे बोलेंगे बच्चे पश्चिमी गोलार्ध। तो अपना हरियाणा धरती के ऊपर यहां पर रहेगा, चाहे तुम ऐसे काट लेना चाहे ऐसे काट लेना। ऐसे काटोगे तो अक्षांशों में काटोगे, ऐसे काटोगे तो देशांतरों में काटोगे, ऐसे काटोगे तो हम सिर वाली दिशा में होंगे, ऐसे काटोगे तो हम राइट हैंड साइड होंगे, और राइट हैंड साइड का जो गोलार्ध होगा उसे हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। तो देशांतरीय जो स्थिति होगी ना, वो कौन सा गोलार्ध हो जाएगी, पूर्वी गोलार्ध हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, पूर्वी गोलार्ध हो जाएगी। ठीक है, तो पृथ्वी के ऊपर जो स्थिति है, आपसे कोई पूछ ले तो आपको बोलना है कि पृथ्वी के ऊपर स्थिति हमारी होगी उत्तर पूर्वी। ठीक है, उत्तर पूर्वी यानी कि अक्षांशों में हम उत्तर में हैं और देशांतरों में हम पूर्व में हैं। तो पृथ्वी के ऊपर स्थिति होगी उत्तर पूर्वी गोलार्ध, अक्षांशीय स्थिति होगी उत्तरी गोलार्ध, देशांतरीय स्थिति होगी बच्चे पूर्वी गोलार्ध। क्या होगी, पूर्वी गोलार्ध होगी। यहां तक बातें कंप्लीट हुई? एक बार फटाफट बताओ, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं एक बार फटाफट बता दीजिएगा कि सारी की सारी बातें क्लियर होती जा रही हैं। बिल्कुल, स्थिति के बाद हम विस्तार भी पढ़ेंगे, स्थिति के बाद हम विस्तार भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये जो अपना भारत है और भारत के अंदर अपना हरियाणा है, तो इस अपने हरियाणा को कई नामों से पुकारा जाता है बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है कि इस हरियाणा को भारत के अंदर कई नामों से पुकारा जाता है। हरियाणा के उपनाम मैं आपको बताऊं कि अपने हरियाणा को किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपने हरियाणा को बोलते हैं गेहूं की टोकरी। गेहूं की क्या बोलते हैं बच्चों, टोकरी बोलते हैं, क्योंकि छोटा सा अपना हरियाणा बड़ी मात्रा में गेहूं का उत्पादन करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं व्हीट बास्केट ऑफ इंडिया। पंजाब को भी गेहूं की टोकरी कहा जाता है और अपने हरियाणा को भी गेहूं की टोकरी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अपने हरियाणा को कहा जाता है स्वॉर्ड ऑफ इंडिया। तो अपने हरियाणा को और किस नाम से जाना जाता है, स्वॉर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की तलवार कहा जाता है। और मैं आपसे पूछूं कि क्यों कहा जाता है भारत की तलवार हरियाणा को, तो कौन बच्चा है जो मेरे को बता देगा कि भारत की तलवार हरियाणा को कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो हरियाणा को भारत की तलवार कहा जाता है मेरे बच्चों, वो इसलिए क्योंकि इतिहास में अपना हरियाणा भारत के अंदर अच्छी तलवारें बनाने के लिए जाना जाता था। यहाँ पर तांबे की तलवारें भी प्राप्त हुई हैं, तांबे की तलवारें भी 2000 ईसा पूर्व की जो है वो प्राप्त हुई हैं, और 2000 ईसा पूर्व की तांबे की जो तलवार हैं वो प्राप्त हुई हैं सिरसा जिले से। कौन से जिले से, सिरसा जिले से। सिरसा जिला भी तलवारों के लिए जाना गया है, सोनीपत जिला भी तलवारों के लिए जाना गया है, और हांसी के अंदर जो किला बनवाया गया था अनंगपाल तोमर के द्वारा, जिसका दोबारा से पुनर्निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने, वो किला भी तलवारों के लिए जाना गया है। इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, इसीलिए उसे हम अस्सी
चंडीगढ़ बोलते हैं। तो भारत की तलवार कहा जाता है हरियाणा को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सिरसा जिला, सोनीपत जिला और हांसी का जो क्षेत्र है वो तलवार बनाने के लिए फेमस रहा है। और 2000 ईसा पूर्व की एक तांबे की तलवार हरियाणा के सिरसा जिले से प्राप्त भी हुई है। तो काफी प्राचीन इतिहास तलवारों के लिए हरियाणा का जाना गया है। ठीक है, हम बात करें तो इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं राष्ट्र का रक्षा द्वार, या हम बोल सकते हैं भारत का रक्षा द्वार। भारत या राष्ट्र का इसको रक्षा द्वार भी बच्चों कहा जाता है। ठीक है, भारत या राष्ट्र का रक्षा द्वार भी इसे बोला जाता है। साथ के साथ हम बात करें तो इसे और उपनामों से जाना जाता है। और उपनामों में ध्यान रखना है बच्चों, इसे बोला जाता है उत्तर भारत का प्रवेश द्वार। तो अपने हरियाणा को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। एंट्री गेट ऑफ नॉर्थ इंडिया इसे कहा जाता है। इसके अलावा इसे किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो इसे जाना जाता है सैनिकों की खान के नाम से। सैनिकों की खान इसे कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें तो इसे खेलों का हब कहा जाता है, क्योंकि खेल और खिलाड़ियों के लिए अपना हरियाणा हमेशा जाना जाता है। ओलंपिक के अंदर जब भी पदक तालिका में आप पदकों की संख्या देखोगे तो उन पदकों में सबसे ज्यादा पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के द्वारा प्राप्त किए गए होंगे। तो खेल और खिलाड़ियों के लिए हमेशा हमारा हरियाणा जाना गया है। तो इसे स्पोर्ट्स हब बोलते हैं, खेलों का हब भी बोलते हैं। बच्चों, जहां दूध और दही का खाना ऐसा है अपना हरियाणा, तो दूध और दही के चलते इसे हम किस नाम से पुकारते हैं? दूध दही का प्रदेश भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे दूध दही का प्रदेश भी कहा जाता है। दूध दही का प्रदेश भी अपने हरियाणा को कहा जाता है। ठीक है, दूध की बाल्टी भी मैंने आप लोगों को कई बार क्वेश्चन में बताया है कि इसे हम दूध की बाल्टी भी बोलते हैं। तो हरियाणा को क्या कहा जाता है? दूध की बाल्टी भी कहा जाता है। ठीक है, दूध की बाल्टी भी इसे कहा जाता है। तो इतने नामों से अपना हरियाणा जो है वो जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो भारत के उत्तर पश्चिम के अंदर है, पृथ्वी के ऊपर स्थिति आप लोगों ने देख ली है। अब हम बात करते हैं स्थिति के बाद विस्तार की। स्थिति के बाद मेरे भाई हम बात करेंगे विस्तार की, क्योंकि जब हमें पृथ्वी के ऊपर किसी जमीन की स्थिति का पता लग जाता है तो स्थिति के बाद जो हम कवर करते हैं वो विस्तार कवर करते हैं। विस्तार का मतलब क्या है कि कोई भी जो जमीन होगी वो 4 दिशाओं में फैली होगी, और कहां से लेकर कहां तक वो जमीन फैली हुई है मेरे भाई, इसी का पता लगाना उसे हम विस्तार बोलते हैं। तो कोई भी जमीन जो होगी ना वो 4 दिशाओं में कहां से लेकर कहां तक फैली हुई है उसे हम विस्तार बोलते हैं। जैसे आपका भी घर है, वो घर आपका चारों दिशाओं में कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन बोलते हैं, कि आपका घर कहां से कहां तक एक्सपेंड है, फैला हुआ है। तो अपना हरियाणा चारों दिशाओं में कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है, इसे हम विस्तार बोलते हैं। तो चारों दिशाओं में हमें सबसे पहले लास्ट जो गांव है वो पढ़ने पड़ेंगे। मेरे भाई, मैंने आपको बताया है कि राइट हैंड साइड हमेशा क्या होगी? पूर्व होगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? पश्चिम होगी। सिर वाली जो दिशा होगी भाई उसे हम क्या बोल देंगे? उत्तर बोल देंगे। और पैरों वाली जो दिशा होगी उसे हम क्या बोल देंगे? दक्षिण बोल देंगे। ये दिशाओं का ज्ञान आप सभी को पता ही है। ठीक है, हम बात करें तो राइट हैंड साइड में यानी कि पूर्व की तरफ सबसे आगे की ओर कौन सी जमीन निकली हुई है? वो ये जमीन निकली हुई है। राइट हैंड साइड में आगे की तरफ है ये जमीन निकली हुई है। तो सबसे पूर्व में हमारा ये क्षेत्र होगा। पश्चिम के अंदर मेरे भाई जो जमीन निकली हुई है वो ये निकली हुई है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे आगे की तरफ निकली हुई जमीन हमारी ये होगी। तो ये हमारा सबसे पश्चिम का क्षेत्र होगा। सिर वाली दिशा में हम बात करें
तो सिर वाली दिशा में मेरे भाई ये जमीन सबसे ऊपर की तरफ निकली हुई है, तो ये हमारा सबसे उत्तर में क्षेत्र होगा। और पैरों वाली दिशा में सबसे आगे की तरफ हमारी ये जमीन निकली हुई है, तो दक्षिण की तरफ है सबसे हमारा ये क्षेत्र होगा। यदि हम बात करें कि राइट हैंड साइड में ये कौन से गांव की जमीन है जो सबसे आगे की तरफ निकली हुई है, तो इस गांव का नाम है ताजेवाड़ा। और ताजेवाड़ा गांव की जमीन के ऊपर जाके जब मैंने एक बिंदु लगाया तो उस बिंदु को हम बोलते हैं ताजेवाड़ा बिंदु। और ताजेवाड़ा जो बिंदु होगा बच्चों, इसे हम हरियाणा का कौन सा बिंदु बोल देंगे, फिर पूर्वी बिंदु बोल देंगे, ईस्टर्न पॉइंट ऑफ हरियाणा इसे बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि इस गांव की जमीन के बाद हमारा हरियाणा जो है वो खत्म हो जाता है, किसी दूसरे प्रदेश की जमीन शुरू हो जाती है, और वो प्रदेश आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश शुरू हो जाता है ताजेवाड़ा से आगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में सबसे लास्ट गांव हमारा कौन सा होगा, ताजेवाड़ा। और ताजेवाड़ा जो गांव है मेरे भाई, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का गांव है, तो इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है यमुनानगर। तो हरियाणा का पूर्वी बिंदु कौन से जिले में निर्धारित होगा, यमुनानगर में। यदि हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये गांव कौन सा है, तो इस गांव का जिक्र तो आप लोगों ने खूब सुना होगा, और इस गांव का नाम है चौटाला गांव। तो इसे बोलेंगे चौटाला बिंदु। और ये जो चौटाला बिंदु है इसको हम बोल देंगे पश्चिमी बिंदु, वेस्टर्न पॉइंट इसे बोल देंगे। और आपसे कोई पूछ ले कि ये जो चौटाला बिंदु है ये कौन से जिले में निर्धारित है, तो जिला आप सभी जानते हैं, ओम प्रकाश चौटाला जो 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं वो चौटाला गांव से ही तो बिलोंग करते थे। सिरसा जिले के अंतर्गत ये चौटाला गांव आता है। चौटाला के खत्म होते ही हनुमानगढ़ जिला जो है वो शुरू हो जाता है, और राजस्थान का संगरिया इलाका चौटाला के साथ क्या है, लगा हुआ है। ठीक है, हम बात करें तो सिर वाली दिशा में जो हमारा बिंदु होगा ना, इसे हम बोलेंगे सापुर बिंदु। तो सिर वाली दिशा में हमारा लास्ट गांव है सापुर गांव, तो ये आपका होगा सापुर बिंदु। और इस सापुर बिंदु को बोल देंगे हम हरियाणा का उत्तरी बिंदु। इसे हम अपने हरियाणा का कौन सा बिंदु बोल देंगे, उत्तरी बिंदु बोल देंगे। और ये सापुर जो गांव है बच्चों, ये कौन से जिले का है, ये जिला है आपका पंचकुला। जिला कौन सा होगा, पंचकुला होगा। ऐसे ही पैरों वाली दिशा में हमारा जो गांव है सबसे नीचे की तरफ है, उस गांव का नाम है दोहा। और दोहा गांव की लास्ट जमीन के ऊपर जाके मैंने लगाया पॉइंट, उसको बोलेंगे दोहा पॉइंट। और दोहा पॉइंट जो होगा ना, ये अपने हरियाणा का क्या होगा, दक्षिणतम बिंदु होगा, साउदर्न पॉइंट होगा, दक्षिणतम बिंदु होगा। ठीक है, और ये जो दोहा गांव है बच्चों, ये कौन से जिले का है, ये है नू जिले का गांव, या हम इसे मेवात भी बोल सकते हैं या नू बोल दो, एक ही बात। आजकल इसको नू बोलते हैं 2016 के बाद। तो 4 दिशाओं में ये हमारे 4 बिंदु हैं। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी अपने को विस्तार निकालना है, तो जैसे हमने स्थिति निकाली ऐसे ही मेरे बच्चों क्या निकलेगा, विस्तार निकलेगा। और विस्तार जब निकलेगा तो वो 2 तरीके से निकलेगा। स्थिति जब हमने 2 तरीके से पढ़ी, तो एक स्थिति को हमने अक्षांशीय स्थिति बोला था, तो एक विस्तार को हम क्या बोलेंगे, अक्षांशीय विस्तार बोलेंगे। कौन सा विस्तार बोल देंगे, अक्षांशीय विस्तार बोल देंगे। और आपसे कोई पूछ ले कि अपने हरियाणा का अक्षांशीय जो विस्तार है ना वो क्या है, तो अक्षांश का मतलब है उल्टे हाथ से सुलटे हाथ की तरफ खींची जाने वाली पैरेलल जो रेखाएं होंगी, उन्हीं को हमने क्या बोला है, अक्षांश बोला है। ठीक है, अब हम बात करें तो ये ग्लोब और मानचित्र के ऊपर आपको बहुत सारे इस तरीके से अक्षांश जो हैं वो खिंचे हुए नजर आएंगे, लेकिन हमें अपने सारे के सारे अक्षांशों से कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है उन अक्षांशों से जो हरियाणा से गुजरते हैं, क्योंकि यदि ये पृथ्वी के ऊपर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं तो सीधी सी बात है ये काल्पनिक रेखाएं अपने भारत और हरियाणा से भी गुजरती होंगी। तो ये काल्पनिक रेखाएं जो हरियाणा से गुजारी गई हैं ग्लोब और मानचित्र के ऊपर, हमें इन्हीं काल्पनिक रेखाओं से मतलब है जो हरियाणा से गुजारी गई हैं। और हमें सारी की सारी हरियाणा से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाओं से मतलब नहीं है, हमें मतलब है उन 2 रेखाओं से जो एक तो हमारे दोहा गांव को टच करके निकलती है,
एक तो हमारे इस दोहा गांव को टच करके निकलती है और एक इस शाहपुर गांव को टच करके निकलती है। हमें सिर्फ इन दो रेखाओं से मतलब है, इन दो अक्षांशों से मतलब है, क्योंकि यही दो अक्षांश सिर से लेके पैरों तक अपने हरियाणा का उत्तर से लेके दक्षिण तक विस्तार बताने का काम करेंगी। और जब ये पैरेलल लाइनें उल्टे हाथ से सुलटे हाथ की तरफ जा रही हैं तो इनको हम बोलेंगे अक्षांश और इसी विस्तार को हम बोलेंगे अक्षांशीय विस्तार। तो मेरे बच्चों, जो दोहा गांव को टच करके जाती है उसकी वैल्यू है 27 डिग्री 39 मिनट, 27 डिग्री 39 मिनट। और शाहपुर गांव को जो टच करके जा रहा है अक्षांश, उसकी वैल्यू है 30 डिग्री 35 मिनट। ठीक है, कई जगह इसको 55 भी लिखा गया है। तो 27 डिग्री 39 मिनट, 30 डिग्री 35 मिनट या 30 डिग्री 55 मिनट भी आप बोल सकते हो। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, हमारा अक्षांशीय विस्तार बोलेंगे। तो याद रखिएगा 27 डिग्री 39 मिनट से लेके 30 डिग्री 35 मिनट। और मेरे भाई ये अक्षांश कौन से गोलार्ध के हैं, उत्तरी गोलार्ध के हैं। तो इसके पीछे हम जोड़ देंगे उत्तरी अक्षांश। क्या जोड़ देंगे, उत्तरी अक्षांश। तो इसको बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार। अब हम बात करेंगे देशांतरीय विस्तार की। अब हम बात करेंगे देशांतरीय विस्तार की। कि अपने हरियाणा का जो देशांतरीय विस्तार है वो क्या है। तो देशांतर जो होंगे वो कैसे आएंगे, वर्टिकल आएंगे, सिर से लेके पैरों की तरफ आएंगे। और सिर से लेके पैरों की तरफ आएंगे तो हमें अपने हरियाणा से गुजरने वाले सारे देशांतरों से मतलब नहीं है। हमें मतलब है एक तो जो इस चौटाला गांव को टच करके निकल रहा है देशांतर, और एक मेरे भाई जो इस ताजेवाड़ा गांव को टच करके निकल रहा है देशांतर। क्योंकि यही दो देशांतर हैं जो पश्चिम से लेके पूर्व तक अपने हरियाणा के विस्तार के बारे में बताएंगे। और हम बात करें तो चौटाला गांव को टच करके जो देशांतर निकल रहा है उसकी वैल्यू है मेरे भाई 74 डिग्री 28 मिनट। और जो ताजेवाड़ा गांव को टच करके निकल रहा है उसकी वैल्यू है 77 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, तो ध्यान रखना है 74 डिग्री 28 मिनट से लेके 77 डिग्री 36 मिनट। और देशांतरों में हमारी जो स्थिति होगी वो पूर्वी गोलार्ध होगी। तो बच्चों ये देशांतर दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, पूर्वी देशांतर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पूर्वी देशांतर कहलाएंगे। यहां तक बातें क्लियर हुई, एक बार फटाफट बताइएगा। यहां तक बातें क्लियर हुई, एक बार फटाफट मेरे बच्चों बताइएगा, क्योंकि चीजें समझने की हैं। चीजें क्या हैं, समझने की हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चीजें जो है वो समझने की हैं, रटने की नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रटने के लिए जाएंगे, रटनी नहीं है, ये चीजें समझनी है। आपसे कोई पूछ ले कि ये 27 डिग्री क्या फंडा है, 30 डिग्री क्या फंडा है, 74 डिग्री क्या फंडा है, 77 डिग्री क्या फंडा है, तो किसी भी अंक के ऊपर जब आप डिग्री लगाते हो तो डिग्री आपको क्या बताती है, एंगल बताती है, कोण बताती है। तो मेरे भाई ये जो चौटाला गांव है, ये जो दोहा गांव है, ये जो शाहपुर गांव है, ये ताजेवाड़ा गांव है, ये एंगल के ऊपर आधारित हैं। और पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की जो कोणीय दूरी होती है, एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को ही हम ज्योग्राफी के अंदर लैटिट्यूड बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई जो हमारा दोहा गांव है वो पृथ्वी के केंद्र पर कितने डिग्री एंगल पे है, 27 डिग्री पर। तो पृथ्वी के केंद्र से 27 डिग्री कोण के ऊपर दोहा गांव है। पृथ्वी के केंद्र से 30 डिग्री के ऊपर हमारा शाहपुर गांव है। तो आपसे कोई पूछ ले कि दोहा गांव जो है वो कितने डिग्री एंगल के ऊपर है, तो आप बोलेंगे दोहा गांव 27 डिग्री एंगल के ऊपर स्थित है। आपसे पूछ ले कि बताइए शाहपुर गांव कौन से एंगल के ऊपर है, तो आप बोलेंगे 30 डिग्री एंगल के ऊपर शाहपुर गांव स्थित है। ठीक है मेरे बच्चों, हम बात करें अब कि शाहपुर गांव और दोहा गांव के बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी। तो कोई आपसे पूछ ले कि इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी होगी। शाहपुर गांव से लेके दोहा गांव के बीच की दूरी कितनी होगी, और चौटाला गांव से लेके ताजेवाड़ा गांव के बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी। ठीक है, इसे हम बोलेंगे अपने हरियाणा का उत्तर से लेके
दक्षिण तक विस्तार, इसे बोलेंगे पूर्व से लेके पश्चिम तक विस्तार। तो भाई अपने हरियाणा का पूर्व से लेके पश्चिम तक जो विस्तार है ना, वो आपको ध्यान रखना है 350 किलोमीटर है। 350 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम। तो हरियाणा का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 350 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण तक विस्तार का मैं जिक्र करूं, यानी कि शाहपुर गांव से दोहा तक, तो ये 363.7 लगभग 364 किलोमीटर हम बोल देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण तक विस्तार हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण क्या हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पूर्व से पश्चिम 350, उत्तर से दक्षिण 364 किलोमीटर बच्चों। ठीक है, हाँ 364 किलोमीटर। बातें समझ में आई? तो सारा का सारा मैप के ऊपर काम करेंगे ना, तो आसानी से याद होंगी चीजें। याद हो रही है ना साथ की साथ बच्चों? एक बार सारे के सारे बच्चे किलकी मारेंगे जहां जहां क्लास में बैठे हुए हैं आप लोग। हाँ, जब समझ में आ जाता है तो अंदर से एक अलग खुशी होती है, और खुशी खुशी में फिर किलकी मारी जाती है अपने हरियाणा में। अपने हरियाणा में खुशी का प्रतीक है किलकी। ठीक है, हाँ देख लो सभी ने मुंह फाड़ दिए हैं, इसका मतलब कार्यक्रम सही चल रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नरेश, मिष्टी, श्रीराम, मुक्कू, गीता, आर्या, गोविंद। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलेगा, आगे हम बढ़ते हैं मेरे भाई। और बेसिक बेसिक बातें हम करते हैं। बेसिक बातों से पहले मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार के बारे में बता देता हूं। अपने हरियाणा के पेपरों में जो क्वेश्चन पूछे गए हमसे, मान के चलिएगा मेरे भाई ये क्या है? ये पृथ्वी है। ठीक है, यदि ये पृथ्वी है तो आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? गुरुजी भूमध्य रेखा गुजरती है। और भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं करक रेखा। क्या बोलते हैं? करक रेखा। ठीक है, और बच्चों यहां पर अपना हरियाणा है। यहां पर क्या है? अपना हरियाणा है। ठीक है, थोड़ा सा इस साइड बना लेते हैं। ये जो टुकड़ा है ये हम अपना हरियाणा मान लेते हैं। यदि ये अपना हरियाणा है तो इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। या इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, या मेरे बच्चों इसे बोल देते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। और ये जो ऊपर वाली रेखा है ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि करक रेखा। क्या बोलते हैं इसे? करक रेखा। बच्चों पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि बताइएगा अपना जो हरियाणा है वो इस करक रेखा से कितनी दूरी के ऊपर है? अपना जो हरियाणा है वो इस करक रेखा से कितना दूर है, ये आपके एचएसएससी में क्वेश्चन पूछा गया। और हरियाणा जो होगा वो कर्क रेखा से कितना दूर आपको बोलना है। हरियाणा की दूरी यदि आपसे पूछ ली जाए तो हरियाणा की दूरी आपको बतानी है कर्क रेखा से 300 मील। तो सबसे पहले दूरी आपसे पूछ ले कि कर्क रेखा से अपने हरियाणा की दूरी बताओ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कर्क रेखा से आपको बोलनी है 300 मील,
लगभग 300 मील दूर है मेरे बच्चों अपना हरियाणा, क्या, कर्क रेखा से। ठीक है गुरुजी, मील माल का हमें नहीं पता, हमने तो दूरी किलोमीटर में पढ़ी है। तो मेरे भाई किलोमीटर में याद रखेंगे 483 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 483 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था ना, आपको पता होगा। हाँ 483 पॉइंट समथिंग है, आप 484 भी बोल सकते हो। ठीक है, वो लगभग पे चलेगा। तो 483 पॉइंट समथिंग है, उसको आप 484 भी बोल सकते हो। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? कर्क रेखा से दूरी हो जाएगी कि अपना हरियाणा कर्क रेखा से कितनी दूर है। अब कर्क रेखा यदि पेपर में पूछ ली एग्जामिनर ने, तो उसका मन करेगा कि यार कर्क रेखा तो मैं पूछ चुका, अब की बार मैं ना बच्चों से भूमध्य रेखा से पूछ लेता हूं। भूमध्य रेखा से अब की बार मैं पूछ लेता हूं। और भूमध्य रेखा से जब पूछा जाए तो आपको बोलना है 2007 मील। 2007 मील की दूरी भूमध्य रेखा से अपने हरियाणा की है। ठीक है, 2007 मील। ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा से अपने हरियाणा की दूरी आपको देखनी है। और भूमध्य रेखा से अपने हरियाणा की दूरी मैंने आपको बताई 2007 मील। लेकिन अभी हमने बात की कि जो मील माल है ना सर, हमें नहीं पता, हमने तो किलोमीटर सुने हैं। तो किलोमीटर में क्या बोल दोगे? 3231 किलोमीटर बोल दोगे। क्या बोल दोगे? 3231 किलोमीटर। इसके क्या फार्मूले भी हैं? बिल्कुल है फार्मूले, ठीक है ना। अक्षांशों के बीच की जो दूरी आप पढ़ते हो 111.13 किलोमीटर, तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा अक्षांशीय गैप होगा, तो अक्षांशीय गैप को हमने कैलकुलेट कर लेना है। तो कैलकुलेट करके ही तो ये दूरी बताई गई है लगभग। ठीक है ना, कैलकुलेट करने के बाद ही तो मेरे भाई ये क्या बताई गई है? दूरी आपको बताई गई है। अब हम बात करें तो सामने वाला जो है ना एग्जामिनर, वो कुछ भी पूछ सकता है। भाई यहां पर है हमारा कौन सा ध्रुव? इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव। और ये जो है इसको बोलते हैं साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। अब देखिएगा, पूछने को वो कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि उसने कर्क रेखा से दूरी पूछी है। तो ऐसा तो है नहीं कि कर्क रेखा हरियाणा के बीचों बीच गुजर रही है इसलिए पूछ लिया। तो भाई ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल मेन पॉइंट है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो नॉर्थ पोल से भी आपकी दूरी जो है वो पूछ सकता है। तो नॉर्थ पोल से आपकी जो दूरी है वो आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई। नॉर्थ पोल से अपने हरियाणा की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? नॉर्थ पोल से याद रखेंगे, और याद रखेंगे यहां पर साउथ पोल से। तो नॉर्थ पोल से हमारी जो दूरी होगी वो होगी 4210.67 मील। 4210.67 मील मेरे भाई आपको क्या है? ध्यान रखनी है। ठीक है, या किलोमीटर आपसे कोई पूछ ले तो लगभग 6776 किलोमीटर। 6776 किलोमीटर आपको क्या है? ध्यान रखना है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि भाई दक्षिणी ध्रुव से, तो 8226.34 मील। ठीक है, लगभग 13,239 किलोमीटर हो जाएगा। ये लगभग में चलेगा, थोड़ा बहुत कहीं तुम यार कहीं पे ये बोल दो कि यार 13,238 था सर, आपने 39 लिखवा दिया। ठीक है ना, तो ये अप्रोक्स में चलेंगे, लगभग में आंकड़े चलेंगे। ये क्या है? लगभग में आंकड़े चलेंगे।
ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही मेरे बच्चों। आज हमने बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं, ठीक है, बहुत सारी हमने नई चीजें सीखी हैं, और बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में। और दंगल बैच जो है वो आपका शुरू हो चुका है, तो जिस भी बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से हरियाणा जीके कवर करनी है, और ये हरियाणा जीके सिर्फ सीईटी में नहीं आएगी, जो बच्चा एचसीएस की तैयारी कर रहा है, हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वहां पर भी हरियाणा जीके पूछी जाएगी। जो बच्चा टीचिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो एचपीएससी के अंतर्गत आने वाली टीचिंग की भर्तियां हो, यानी कि लेक्चरर की भर्तियां हो, या बच्चों ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाली टीजीटी या पीआरटी की भर्तियां हो, तो हरियाणा जीके जिस भी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो यही आपका हरियाणा जीके हर जगह पूछा जाएगा, अलग अलग नहीं पूछा जाएगा। तो आप सारे के सारे बच्चे जो भी क्लास में जुड़े हुए हैं वो इस बैच में मेरे को मिले। 3 तारीख तक मैं आपको यूट्यूब के ऊपर दिखूंगा, और 3 के बाद 4 तारीख को लगातार मैं आपको RWA रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन के ऊपर मेरे बच्चों दिखूंगा, और लगातार हम तेजी से अपना सिलेबस एक एक चैप्टर कंप्लीट करते हुए चलेंगे, यानी कि कोई भी चैप्टर, कोई भी बात स्किप नहीं होगी, क्योंकि हम ईमानदारी से पढ़ने और पढ़ाने वालों में शामिल हैं। तो ईमानदारी जरूर होनी चाहिए एक स्टूडेंट के अंदर भी और एक टीचर के अंदर भी, और दोनों साइड से ईमानदारी होगी तो हम हर हाल में अच्छा स्कोर अब की बार हासिल कर लेंगे। ठीक है, क्लास कैसी रही आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो। तो आप लोगों को कल तक यानी कि 3 तारीख तक डिस्काउंट मिल रहा है। 3 के बाद यदि आप इस बैच में जुड़ोगे तो 799 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, और वैलिडिटी जो रहने वाली है वो 1 साल इस बैच की रहने वाली है। ठीक है, परचेज कैसे करना है ये मैंने बता भी दिया था बच्चों। अभी जो है वो भावना मैम की बायो की क्लास है, उसके बाद मैथ्स की क्लास होगी, उसके बाद अजीत सर की पॉलिटी की क्लास होगी, फिर हिंदी की क्लास होगी, इंग्लिश की क्लास होगी, और फिर रीजनिंग की क्लास होगी। ठीक है बच्चों, बाकी जो सब्जेक्ट हैं जिसमें साइंस के 2 पार्ट हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, धर्मेंद्र सर और राहुल सर, ये आपको बायो कंप्लीट होने के बाद कवर कराएंगे। पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद केसपाल सर आपको हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स, और फिर मेरे बच्चों ज्योग्राफी में कवर कराऊंगा। इंग्लिश कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर कंप्यूटर आपको जो है वो शिवम सर इस बैच के अंदर कवर कराएंगे। ठीक है, तो चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, आप सभी को ढेर सारा प्यार, और इसी तरीके से आप लोग जुटे रहिएगा। और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप अपने घर के आर्थिक हालातों के ऊपर जीत हासिल कर लोगे, सरकारी नौकरी मेरे बच्चों हासिल कर लोगे, और वो सरकारी नौकरी आपको अपनी मेहनत के बलबूते हासिल करनी है। दंगल बैच में जुड़ के दंगल बैच के टीचरों के मार्गदर्शन से हासिल करनी है। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय बच्चों।